तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको एक ट्रिक आराम से पकड़ लेंगे तो हो जाएगा। एनीवे, सो वॉइस क्या होता है वो देखेंगे। वॉइस वर्ब की वो फॉर्म है, इट्स अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, form of the verb, it is a form of the verb which shows whether something is done by the subject or to the subject। वॉइस क्या है? वर्ब की वो फॉर्म जो ये बताएं कि कुछ सब्जेक्ट ने किया है या सब्जेक्ट पर हुआ है। सो वर्ब की फॉर्म है। अब समथिंग ने लिखा, समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट। सो अगर सब्जेक्ट ने कुछ किया है या सब्जेक्ट पर कुछ हुआ है तो इस तरीके से फिर वॉइस दो तरीके के हो जाएंगे और होते भी दो तरीके के हैं। पहला एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। बहुत ये हल्का सा वेट इसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है। पैसिव वॉइस, अच्छा एक्टिव वॉइस। अब वॉइस है तो ये भी वर्ब की फॉर्म हो जाएगी। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इन विच सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। सो द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है। और इसमें एक्टिव वॉइस में हम जो है वो एक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट पर भी एम्फेसिस देते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्शन एज वेल एज सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में वेयर सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन। पैसिव वॉइस जहां पर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन ना हो। सो वॉइस क्या है एक बार फिर सुन लीजिए। वर्ब की वो फॉर्म जो ये बताए कि कुछ सब्जेक्ट ने किया है या सब्जेक्ट पर हुआ है उसको वॉइस कहते हैं। इस बेसिस पे वॉइस दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस वर्ब की वो फॉर्म जो हमें ये बताए कि जो सब्जेक्ट है वही डूअर ऑफ द एक्शन है। या फिर आप एक्टिव वॉइस को ये भी बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस की आपको तब जरूरत पड़ेगी जहां पर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन हो। पैसिव वॉइस जहां पर सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन ना हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहां पर सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, उस केस में आपको पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ेगी या पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है वॉइस की, ये आपको समझ में आ गया। अब धीरे धीरे करके हम देखेंगे किस तरीके से सवाल होते हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉइस क्या होता है, वर्ब की फॉर्म जो ये बताए कि वेदर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन और नॉट। सो इसको वॉइस कहते हैं। एनीवे, एक देखें एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मोहन wrote a poem. मोहन wrote a poem. A poem was written by मोहन। ये देखिए
मोहन रोट अ पोअम, यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, रोट मेन वर्ब है, आ पोअम इसका ऑब्जेक्ट है। मोहन ही रोट वर्ब का डूअर है। सो यहाँ पर ये जो वर्ब है हम इसको बोलेंगे ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही इसका डूअर है। अब आप देखें, आ पोअम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सो ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस बोलेंगे आपको। एक्टिव वॉइस सिर्फ वर्ब एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। आ पोअम वाज रिटन बाय मोहन। अब यहाँ पर देखें आप, आ पोएम सब्जेक्ट है, वॉज रिटन जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, बाय प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर मोहन जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन आ पोएम जो है, जो कि यहाँ सब्जेक्ट है, वो इस रिटन वर्ब का डूअर नहीं है। डूअर तो मोहन है, मोहन डूअर है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, लेकिन ये डूअर नहीं है। पोएम डूअर जो है वो मोहन है, तो हम इसको बोलेंगे ये वॉज रिटन जो है ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। क्यों? सब्जेक्ट डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। सो ये एक्टिव और पैसिव का थोड़ा सा कंसेप्ट है कि एक्टिव वॉइस यहाँ पर सब्जेक्ट ही डूअर ऑफ द एक्शन हो, पैसिव वॉइस जहाँ पर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं हो। तो इस वाले सेंटेंस को आप बोलेंगे ये पैसिव वॉइस में है, जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में है। सो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी तो हमें 60 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के करना है, ठीक है, अलग अलग। कोई न्यूमेरिकल फार्मूला नहीं होगा कि आप सोचो कि न्यूमेरिकल फार्मूला किताबों में लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे कि ऐसा हो तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बेसिक्स हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के, वो आप देख लीजिए। क्या होता है पैसिव वॉइस का? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहचान है पैसिव वॉइस की, वो है बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की पहचान, ठीक है, बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बीई की अलग अलग फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट में बीई की इज, एम, आर होती है। पास्ट में वॉज वर्ब होती है, ठीक है, पास्ट में वॉज वर्ब का यूज करते हैं। अच्छा, परफेक्ट में आप बीन का यूज करते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप बीइंग का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस की पहचान बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, जब आप क्वेश्चन करने, आपको तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसमें जो अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कराएंगे ना, तो 4 ऑप्शंस वहाँ पे दिए होंगे। और पैसिव की पहचान क्या है? बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो 2 ऑप्शंस तो ऐसे होंगे जिनमें बीई की अलग फॉर्म दी होगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं लिखी होगी बीई की। सो 2 ऑप्शन तो अपने आप से एलिमिनेट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब नहीं दी होंगी, थर्ड फॉर्म लिखी होगी, तो वो तो पैसिव हो ही नहीं सकता। पैसिव का मतलब होता है बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब आप एक देखिए, क्या बेसिक रूल होता है वो आप देखें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का। ठीक है, एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब जो है वो बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब जो है वो बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ना कि वर्ब का, बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। सो ये स्टेप 2, ठीक है, ये बेसिक है। जो बाई प्रीपोजिशन है वो हम डूअर के लिए यूज करते हैं, ये बाई प्रीपोजिशन डूअर के लिए यूज होती है, डूअर के लिए यूज होती है, ठीक है। सो एक्टिव से पैसिव का ये बेसिक क्या है कि जो सब्जेक्ट, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब जो होती है वो बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में जाके।
ऑलराइट, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा इसको आप याद रखिए। अच्छा, अब आपको कन्वर्ट करना है, ये कुछ रूल्स हैं जिसको आप याद रखना है कन्वर्जन के, किस तरीके से एक्टिव से अगर आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। टेंस तो आपने पढ़ लिया होगा और टेंस के बेसिस पे पहचानना होता है। तो देखिए कन्वर्जन, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, एक्टिव में बोल रहे हैं ये सब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तब आपको क्या करना है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में दिया हुआ है तो जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, अगर पास्ट इंडेफिनिट से आप करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में मॉडल्स यूज करते हैं हम, ठीक है। फ्यूचर में मॉडल विल और शैल के साथ, विल और शैल का यूज करते हैं। उसके साथ जो है वो मॉडल्स के साथ हमेशा बी वन आती है, तो आप बी ई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। बाकी मॉडल्स को तो आपको यूज करना ही है। अच्छा, फिर परफेक्ट में आप देख लीजिए, परफेक्ट में आप बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझा। या फिर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी, अगर आपको मॉडल्स दिए हुए हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, कोई भी मॉडल एक्स वाई जेड दी हुई है तो आप बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर टेंस है एक्टिव में तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव में दिया हुआ है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट में बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक कॉन्टिन्यूअस रह गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस को भी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस, अब चाहे कोई सा भी हो। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ कन्वर्जन के रूल हैं। एक्चुअली गलती कहाँ हो जाती है, कहाँ अगर आपको वॉज लिखना है तो वहाँ इज लिख देंगे, इज लिखना है वर लिख देंगे, इस तरीके से कन्वर्जन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पैसिव में कर रहे हैं इज एम आर का यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब का यूज़ करना है पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये अच्छा, एक ये हो गया, ये कुछ बेसिक्स हैं, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। एक बात और याद रखिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब हम लिखेंगे। आपको एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, सो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उसका टेंस और मीनिंग जो है सेंटेंस का वो चेंज ना हो, ठीक है। व्हाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव और वाइस वर्सा, रिमेंबर द मीनिंग और द टेंस ऑफ द सेंटेंस मस्ट रिमेन सेम, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखनी चाहिए, डोंट चेंज द मीनिंग and the tense of the sentence while transforming active sentences into passive और vice versa। टेंस
मीनिंग और टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है आपको, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, सिर्फ वो जो बेसिक ग्रामेटिकल चेंजेस है वो करना है, लेकिन उनकी वजह से आप ये ध्यान रखिए कि कोई ऐसा चेंज ना हो जिसकी वजह से मीनिंग और टेंस चेंज हो जाए, ठीक है। तो मीनिंग और टेंस चेंज नहीं करना है आपको, इस वाली बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जब आप कन्वर्जन में दिया होगा तो उसमें मीनिंग चेंज करके दे देंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। सो डोंट चेंज द मीनिंग एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। और दूसरी बात ये, डू, डज, डिड आर नॉट यूज्ड इन पैसिव sentences. Do, does, did are not used in passive sentences. Do, does, did का यूज पैसिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ हमेशा इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक्चुअली जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो भी पैसिव सेंस देता है, अभी हम देखेंगे उसका किस तरीके से देता है, ठीक है। तो डू, डज, डिड अगर कहीं पैसिव में लिखा हुआ है तो वो गुनाह कबीरा है, आप फॉरन को गलत कर देंगे। तो ये दो बातें और याद रखेंगे कि मीनिंग चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना, और डू, डज, डिड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है पैसिव सेंटेंसेस में। गॉट द पॉइंट? अच्छा, वेरी गुड। चलिए, ये बात हो गई। 2-3 बातें और हैं जो आप याद रखिए, उसके बाद फिर फटाफट आते हैं क्वेश्चंस पर। अच्छा, अब देखिए, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना देना होता है, ऑब्जेक्ट को सब प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट बना देंगे। तो अगर नाउन होगा तो नाउन में तो सेम ही रहता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन में थोड़ी गलती हो सकती है, सो आप उसका देख लीजिए, ठीक है। देखिए, वैसे तो प्रोनाउन हमने बहुत खींच के पढ़ा है और आपको पता भी होना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं कि अगर आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, ठीक है। उसके बाद यू का तो सेम ही रहता है, ही का हर हो जाता है, शी, आई एम सॉरी, ही का हिम, दे का देम, ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। इट का इट ही रहता है। सो ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस, ये सब प्रोनाउन में हमने सब पढ़ा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा बेसिक्स था जो आपको याद रखना है, और अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव में ऑफ असर्टिव टाइप, ठीक है। सो अब असर्टिव का देखते हैं। सो पहली हमारी हेडिंग है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस का हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। मोस्ट बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, पहले मैं 3-4 लिख देता हूं। मोस्ट बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, they are chasing me, they are chasing me। जब तक आप बनाइए, 1-2 कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3, you have broken the chairs, you have broken the chairs। क्वेश्चन नंबर 4, it will help your parents, it will help your parents। These are the 4 sentences आपको कन्वर्ट करना है। Most birds eat insects, अब देखिए ये तो एक्टिव में है और टेंस कौन सा है, ये V1 फॉर्म है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और एक्टिव वॉइस में है। और फिर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव से पैसिव में करते हैं, तो जो सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जो है वो बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एनीवे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मोस्ट बट सब्जेक्ट्स हो गया। तो अब हमें कन्वर्ट करना है, तो सब्जेक्ट्स लिखिए। इंसेक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जब चेंज करेंगे तो इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंसेक्ट्स जो है वो प्लूरल है तो आर आ जाएगा, इंसेक्ट्स आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की ईटन हो जाएगी, इंसेक्ट्स आर ईटन बाई मोस्ट वर्ड्स, बाई मोस्ट वर्ड्स, ठीक है, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। दे आर चेजिंग मी, ठीक है, फिर यहाँ पर चेजिंग मी ये ऑब्जेक्ट हो गया, चेजिंग जो है वो ये एक्टिव वॉइस में है, दे सब्जेक्ट है, जब आप इसको पैसिव में करेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई एम बीइंग, आई एम बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है चेजिंग की चेज्ड हो जाएगी, फिर बाय देम हो गया ये। यू हैव ब्रोकन द चेयर्स, यहाँ पर जो है द चेयर्स ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, हैव ब्रोकन जो है वो वर्ब है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द चेयर्स सब्जेक्ट हो जाएगा, द चेयर्स। परफेक्ट में क्या करते हैं, बीन का यूज करते हैं, तो हैव के साथ बीन, द चेयर्स हैव बीन, फिर ये तो ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म वैसे ही है, ब्रोकन बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। इट विल हेल्प योर पेरेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है योर पेरेंट्स है, ये वहां जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, सो योर पेरेंट्स। मॉडल्स में बताया है कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि मॉडल्स अपने साथ फ्रेश फॉर्म लेते हैं, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और बी ई खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो योर पेरेंट्स विल, अब क्या लिखेंगे हम, बी, और अब ये हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, योर पेरेंट्स विल बी हेल्प्ड, फिर वो जो सब्जेक्ट है प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बाय इट, ये हो गया आपका कन्वर्जन, ठीक है। इतना समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया, फिर से एक बार सुन लो। मोस्ट वर्ड्स ईट इंसेक्ट, इंसेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसकी वजह से हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अब हमने आर लिख दिया क्योंकि इंसेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट था, ईटन बाय मोस्ट वर्ड्स, ठीक है। दे आर चेजिंग मी, अब जो है ये एक्टिव में है, मी यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव केस में, जब पैसिव में होगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग जो है हमने एम लिख दिया। कॉन्टिन्यूस में है तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, तो आई एम बीइंग चेस्ड बाय देम, ठीक है। यू हैव ब्रोकन द चेयर्स, द चेयर्स अब वहाँ जाके सब जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, द चेयर्स हैव ब्रोकन। अब यहाँ पर परफेक्ट में मैंने बताया था बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव बीन ब्रोकन। अच्छा, 4 सेंटेंसेस होप आपने ये लिख लिए होंगे। एनीवे, रफ्ता रफ्ता वो मेरी आँखों का सामा, ऑल राइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली, आप बनाने की कोशिश करिए मेरे तक सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6, आई इन्वाइटेड मोहन as well as his friends ठीक है, I invited Mohan as well as his friends। All right, एक और, all the students were made to write, all the students were made to write an essay। Question number 8, they have helped the man with long beard।
दे हैव हेल्प्ड द मैन विद लॉन्ग बियर्ड। ऑल राइट, द मैन कट हिज फिंगर। हाँ भाई आप बता दो, कट कौन सी फॉर्म है वर्ब की? V2 फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर V1 होती तो ऐसा आ जाता। द मैन कट हिज फिंगर पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे हिज फिंगर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो अब आप इसको क्या बनाएंगे? ठीक है, his finger was cut by the man accidentally। अब देखिए, आई इन्वाइटेड मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड, ठीक है। इसको बनाना है तो इसमें ऑब्जेक्ट मोहन और ये एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, सो V2 फॉर्म है, इसका बनाएंगे मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब यहां देखिए, इन्वाइटेड बाई मी, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी है और इसको अभी से याद कर लेना, ठीक है। एज वेल एज, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो हमें जो वर्ब है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखनी होती है, ठीक है। अगर पहला वाला सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब, ये एडिशनल है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट ये है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉज आएगा ना कि वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। एनीवे, अब दूसरी पे आ रही है, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट ऐसे। वर मेड ये खुद पैसिव में है, अब आपको उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट एन ऐसे। अच्छा, इफ स्टूडेंट है तो टीचर ही लिख पाएगा। अब देखिए आप इसका बनाना है। सो अब टीचर देखिए, पैसिव में क्या होता है मैंने आपको बताया, आप देखेंगे सर टीचर तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर, बाय द टीचर ये तो लिखा ही नहीं है, फिर आप टीचर कैसे मान लें? भैया पैसिव में एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जहाँ पर जो है सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो तो वहाँ पर हम उसको मेंशन कर देते हैं बाई प्रीपोजिशन के साथ। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट हैं तो उनसे ए से लिखवाया गया है तो कोई टीचर ही लिखवाएगा, खाला मामा चाचू तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सो अब आप देखिए इसको अगर बनाएंगे, सो द टीचर, अब ये वर मेड है, पैसिव में है, ठीक है। तो इसका जब एक्टिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। द टीचर मेड, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट आ गया, अब ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑल द स्टूडेंट, जब पैसिव में सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स ठीक है राइट एन ऐसे। हाँ भाई तो समझ में नहीं आया? टूर है गया यहाँ, पॉजिटिव वर्ब वाला कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। मेड में बताया था कि मेड पैसिव में जो है वो इन्फिनिटिव लेता है और एक्टिव में B1 याद है पॉजिटिव वर्ब के अंदर, जिसने पढ़ा होगा तो उसको याद हो जाएगा। जब मेड वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है तो अब यहाँ पर इसको हमने एक्टिव में लिख दिया तो टू राइट नहीं लिखेंगे, राइट लिखेंगे, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें अब
तभी आपके समझ में आएंगी जब पीछे का क्लियर होगा। मैं इतने दिनों से बार बार आपको बोल रहा था कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी का अगर किसी को ये है कि टू क्यों नहीं लिखा जा रहा, तो वो पॉजिटिव वर्ब वाला कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एनीवे, दे हैव हेल्प द मैन विद लॉन्ग बियर्ड। ऑलराइट, इसको देखिए आप, दे हैव हेल्प द मैन विद लॉन्ग बियर्ड। द मैन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, विद लॉन्ग बियर्ड, विद लॉन्ग बियर्ड, ये विद लॉन्ग बियर्ड इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सो एनीवे ये तो अभी सब्जेक्ट उसमें है, एक्टिव में, हमें इसको अब पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो अब द मैन वहां सब्जेक्ट हो जाएगा। सो द मैन, द मैन। अच्छा, अब ये जो विद लॉन्ग बियर्ड है, ये इसी द मैन जो कि ऑब्जेक्ट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट है, इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो अब इसको उसी के साथ आप टैग करेंगे, द मैन विद लॉन्ग बियर्ड, विद लॉन्ग बियर्ड। ठीक है, ओह माय गॉड, द मैन विद लॉन्ग बियर्ड। अब क्या आएगा, सिंगुलर सब वर्ब आ जाएगी, हैज बीन, इसको मिटा देते हैं, हैज बीन हेल्प्ड बाय देम। ये वाली बात समझ में आ गई। देखिए, ये विद लॉन्ग बियर्ड इस ऑब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है, इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जब आप द मैन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको इसी के साथ टैग करके लिखेंगे। वहां पर कहीं क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड, ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये देखो पॉजिटिव वर्ब वाला कंसेप्ट है, क्यों लिख दिया राइट हमने, तो पॉजिटिव वर्ब को एक बार जाके देख लेना। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब का क्वेश्चन भी दिया था हमने तो पहले टेस्ट में। अच्छा, ये भी देखिए, ही वॉज obliged to resign, he was obliged to resign। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, you should give them some food, you should give them some food। ऑल राइट, अब इन दो को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी क्वेश्चंस। ही वॉज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन, ऑल राइट, वॉज ओब्लाइज्ड ये पैसिव में है ऑलरेडी, अब आपको इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अच्छा, सो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, तो एक्टिव में क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, ही वॉज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन, अगर कोई रिजाइन रेजिग्नेशन देगा, सो रेजिग्नेशन देगा तो बहुत खुश नहीं होगा। कोई ओब्लाइज उस पर कोई कर्म करेगा क्या कि अगर वो रेजिग्नेशन देगा, ना खुद पे वो कर्म करेगा। सो अगर आप रेजिग्नेशन देते हो तो किसी पर रहम नहीं करते और ना खुद पे रहम करते हो, तो इस केस में अब हम क्या लिखें? ठीक है, चलिए, वहाँ पे तो सब्जेक्ट जो है अभी पैसिव में लिखा हुआ है, तो पैसिव में सब्जेक्ट मतलब कि ही ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका रियल सब्जेक्ट क्या है? तो आप मैं तो हो नहीं सकता, तो हम उस पर रहम करेंगे और रेजिग्नेशन देके। सो ऐसे केसेस में आपको क्या है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, सर्कमस्टेंसेस में फोर्स्ड हिम टू रिजाइन, ऐसी परिस्थितियाँ, सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। सो अब इस केस में आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों की वजह से उसने उसको वो दे दिया, सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ओब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन, ये समझ में आ गया क्यों सर्कमस्टेंसेस लिखा? आप जब रेजिग्नेशन देते हो तो खुद पे रहम नहीं करते, कोई दूसरा भी आप पे अगर आपका रेजिग्नेशन दिला रहा है तो रहम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो परिस्थितियां हो सकती हैं, तो वहां पे हमने सर्कमस्टेंसेस लिख दिया। ऑल राइट, यू शुड गिव देम सम खाना, बहुत भूख रहे। ऑल राइट, यहाँ जो है शुड गिव मेन वर्ब है और इसके दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये होम का रेप्लाई है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
whom के रेप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये what का रेप्लाई है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक वर्ब के एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो गिव वर्ब है इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक देम जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं? whom का जो आंसर होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, what का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे गिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। सो अब हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, जब पैसिव में करेंगे तो पैसिव में तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अब दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो पैसिव इसके बनेंगे। एक बार आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाइए। एनीवे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना देते हैं। देम को जब हम करेंगे तो दे शुड, देम का शुड हो जाएगा, दे शुड। अब पैसिव में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, दे शुड बी गिवन सम फूड बाय यू। ठीक है, यहां पर अभी हमने क्या करा, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। पहला इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी तो हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो दूसरा किस तरीके से बन सकता है, सम फूड शुड बी गिवन, some food should be given to them by you। अब यहां पर हमने क्या किया, to them by you, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। सो इसके दो पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और जब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो दोनों तरीके से आपको बनाना है। अच्छा, फिर अब आप देखें कि किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि सर अगर डायरेक्ट दोनों ही दिए हों और बोथ ए एंड बी का ऑप्शन ना दिया हो तो उस केस में हम कौन सा चूज करेंगे? बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। तो उस केस में अगर ऐसा हो सो यू हैव टू प्रेफर दिस वन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रियल ऑब्जेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रेसिपिएंट होता है। गॉट इट? ठीक है। एनीवे वैसे ऐसा दिया नहीं होगा, इतना टफ भी नहीं देंगे। अगर बाय द वे दे दें इन केस तो फिर आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला है उस पर टिक करना है। ठीक है, ऑल राइट। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना है, रफ्ता रफ्ता हो मेरी आँखों का सामने। अच्छा, अब आप एक चीज और देख लीजिए, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। या तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है या फिर एडवर्ब क्लॉज होगा। अगर एडजेक्टिव क्लॉज कब होगा? जब ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, और एडवर्ब क्लॉज कब होगा? जब ये वर्ब को क्वालिफाई करे, तब ये। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एडजेक्टिवल क्लॉज भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? अगर बाय द वे कहीं प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो किसी ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ, सो अगर वो नाउन एडजेक्टिवल क्लॉज होगा, सो जब उसको आप उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, वो प्रीपोजिशन आपको उसके साथ टैग करके लिखना पड़ेगा। और अगर वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा, एडवर्ब होगा, तब आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन कर लो, एक मिनट। इतना समझ में आ गया? तो इस बात को याद रखना। चलिए अब आप देखिए, एक और देखिए, ही हैज़ टोल्ड मी अ सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 13। अब आवाज़ होने लगी, बंद कर देता हूँ। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे गेव हिम सम फूड टू ईट। पहले इन दोनों को देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसको सबल के देखें। ही हैज टोल्ड मी अ सीक्रेट। टोल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं। इसका पैसिव, पहले आप चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना देते हैं, इसका सब्जेक्ट, सो आई हो जाएगा इसका, आई वॉज टोल्ड अ सीक्रेट, आई वॉज टोल्ड अ सीक्रेट बाय हिम। पहला इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं, अब एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, तो अ सीक्रेट वॉज टोल्ड टू मी बाय हिम। ये दो हो गए। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे गेव हिम सम फूड। पहले आप दो चीजें देखें, ठीक है। I like to swim. He asked her to go to swim. ये दो देखें। अच्छा, ये like जो है ये मेन वर्ब है, ये टू स्विम क्या है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो है वो भी वर्ब होती है, इनके अंदर भी वर्ब वाला नेचर होता है, ठीक है। अब आप देखें, आई लाइक टू स्विम, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, इस लाइक का सब्जेक्ट भी आई है, और ये जो टू स्विम इन्फिनेटिव है यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रही है, लेकिन सेम ही वर्ब तो है, इसका सब्जेक्ट भी आई है, कॉमन सब्जेक्ट है। फिर से एक बार सुन लीजिए, वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट भी वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। एक बार और, मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। आई लाइक टू स्विम, यहाँ पर आप ही पसंद करते हैं क्या, स्विम करना, तो इसमें दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है। टू स्विम सेम ही वर्ब है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी रख सकती है। अब आप इसमें देखें, ही आस्क्ड हर टू स्विम, ही आस्क्ड हर टू स्विम, यहाँ पर मेन वर्ब जो है ये आस्क्ड है, और हर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस आस्क्ड वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ही है, ठीक है, लेकिन टू स्विम का जो सब्जेक्ट है वो ये हर है। आस्क उसने किया है, स्विम किसको करना है, हर को करना है। सो इस केस में इस टू स्विम नॉन फाइनाइट वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये हर है, और हर क्या है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आप इस वाली बात, सॉरी, आप ये यहाँ से क्या याद रखेंगे, अगर मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट के साथ लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, सो सब्जेक्ट ये इसका हो जाएगा, हर इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस टू स्विम के लिए सब्जेक्ट है। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और हम आपको यहीं बता दें, फिर शायद आपके समझ में आ जाए। पहली बात तो ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद लिखी गई मेन वर्ब के साथ लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। अगर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी गई है, तो वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका सब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। इतना समझ में आ गया। और अच्छा, फिर हम एक्टिव से पैसिव में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई प्रीपोजिशन के साथ लिख देते हैं पैसिव में। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, दे गेव हिम सम फूड, इसके दो आप बनाएंगे, गेव हिम सम फूड टू ईट, एक सम फूड टू ईट, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए, सम फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप इसको बनाएंगे, चलिए जो इंटेलिजेंट है उन्होंने बना दिया, मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनाएंगे। सम फूड was given to eat, some food was given, oh sorry, पहले नहीं, ये नहीं बना रहे,
इसका ही वॉज गिवन सम फूड टू ईट बाय देम, एक ने ये बनाया और शायद आप एक और बना देंगे आप, ही वॉज गिवन सम फूड बाय देम टू ईट। ये दो पैसिव बनाए, एक तुमने बनाया और एक उन्होंने बना दिया, दोनों बना दिया, कोई नहीं बैठा इधर। ही वॉज गिवन सम फूड टू ईट बाय देम एंड ही वॉज गिवन सम फूड बाय देम टू ईट, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज सही। सो हम बता दें आपको, ये वाला गुनाह कबीरा है और ये वाला सही है। अब ऐसा क्यों वो आप देख लो। अभी हमने बताया, क्या बताया, फिर से सुनो, दे गेव हिम सम फूड, गेव करने का काम इसने दिया, देने किया, और ईट करने का, अब यहाँ पे हमने बताया कि मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ही मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो गेव करने का काम तो देने किया है, लेकिन ईट करने का काम इस हिम ने किया है, इस हिम ने किया। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब इस वाले में देखो, ही वॉज गिवन सम फूड टू ईट, ही वॉज गिवन सम फूड टू ईट, ऑलराइट, वॉज गिवन तो ठीक है, सम फूड ये भी ठीक है, इसी को दिया गया था। अब अगर मैं इस टू ईट को लिख दूं यहाँ और बाय देम, तो बाय प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि ये डूअर होता है। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि उसको खाना उसको दिया गया, लेकिन टू ईट खाने का काम कौन कर रहा है, ये देम कर रहे हैं। अभी क्या बोला, मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो अब अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये है कि जो देम है इसने ईट करने का काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, खाने का काम तो उसने किया है, देम ने नहीं किया। देम ने तो सिर्फ गिव, देने का काम किया है, ठीक है, खाने का काम नहीं किया उसने, देम ने सिर्फ देने का काम किया है। तो अब आप देखिए, ही वॉज गिवन, इन्होंने सिर्फ देने का काम किया। सम फूड बाय देम, तो जो चीज़, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सुन लो, आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम जो है बाय प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वर्ब के लिए लिखना है जो एक्टिव में उस ऑब्जेक्ट ने काम किया है। यहाँ पर देखिए, दे गेव हिम सम फूड, तो यहाँ पर दे ने गेव करने का काम किया। सो अब जब आप इसको पैसिव में बनाओगे तो बाय प्रीपोजिशन उस वर्ब तक ही डेफिनेट रहनी चाहिए, कंसाइज रहे, क्या बोल रहा हूँ, उस वर्ब को ही डिफाइन करना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट ने किया है काम। अगर आगे लिख देंगे उसके बाद तो फिर वो पूरे को डिफाइन करने लगेगा जिसको वो जो उससे पहले वर्ब्स लिखी हुई हैं। जैसे कि इसमें ही वॉज गिवन सम फूड टू ईट बाय देम, बाय तो जो है बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं डूअर के लिए। अब आपने यहाँ लिख दिया, सो अब ये क्या करेगा, देम जितनी भी इससे पहले लिखी गई वर्ब्स हैं, वेदर दे आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, उन सब का डूअर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, उन सब का इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो ईट करने का काम हिम ने किया है और गिव करने का काम दे ने किया है। और हमने आपको बताया कि पैसिव एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम आपको जो है वो मीनिंग और टेंस सेम रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इस बाय देम को सबसे लास्ट में लिख देंगे तो इससे पहले जितनी भी वर्ब्स लिखी गई हैं उन सब का सब्जेक्ट ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो, ही वॉज गिवन सम फूड, अब मैंने देम को यहाँ लिख दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ इस गिवन वर्ब का डूअर हो गया, ठीक है। टू ईट, अब ये टू ईट इसको डिफाइन करेगा, ही को, ठीक है। इतना समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है। इस दोबारा समझ अच्छे से समझ लेना। अब मैंने 3 बार तो एम्फेसिस डाल दिया, और जिसको फिर समझ में नहीं आया तो कॉल कर लेना हमारे पास, फिर से बता देंगे। एनीवे
इतना समझ में आ गया। अगर बाई प्रीपोजिशन के बाद जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हो तो वो ऑब्जेक्ट उन सारी वर्ब्स के लिए सब्जेक्ट बन जाता है जो उससे पहले लिखी हुई हैं, चाहे वो नॉन फाइनाइट हो या फाइनाइट हो। और एक्टिव से पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सेंस जो है, मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों दे सकते हैं उसमें, ठीक है। ऑल राइट, अब ये देखिए, दे आस्क द मैन what he had seen there. They asked the man what he had seen there. Question number 15. The man explained what he had seen there. The man explained what he had seen there. ये दो क्वेश्चंस हैं, अब हमें इनको करना है। दे आस्क्ड द मैन व्हाट ही हैज सीन देयर। अच्छा, द मैन इस आस्क्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। दे आस्क्ड whom, तो whom का जो आंसर मिला द मैन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दे आस्क्ड whom, व्हाट दे आस्क्ड, व्हाट ही हैड सीन, क्या पूछा उन्होंने, व्हाट ही हैड सीन। तो ये पूरा व्हाट ही हैड सीन भी ऑब्जेक्ट हो गया। एक्चुअली ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, नॉन क्लॉज। व्हाट और डैट के साथ लिखी हुई गए सेंटेंस जो फ्रेजेस हैं वो नाउन क्लॉज होती हैं, और हम क्लॉज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे आप याद रखो, दे आस्क्ड whom, दे आस्क्ड द मैन, तो whom का जो आंसर मिला आपको वो द मैन मिला। द मैन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दे आस्क्ड whom, द मैन, व्हाट डिड दे आस्क, क्या पूछा उन्होंने, व्हाट ही हैड सीन, तो ये व्हाट ही हैड सीन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये व्हाट ही हैड सीन, ये पूरी क्लॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आस्क का। ऑलराइट, अब दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप क्या करिए, उसको दो तरीके से बना सकते हैं। सो आप बनाइए। पहला किस तरीके से, मैन को सब्जेक्ट बना दीजिए। द मैन was asked by them what he had seen, there, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। तो आप इसको इस तरीके से बना देंगे। अब इस वाले पहले, द मैन एक्सप्लेन्ड व्हाट ही हैड सीन देयर। तो अब इस केस में आपने क्या करा कि वो पूरा था, तो जो मेन था आपने इसको ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो इस केस में अगर आपको ऐसा, वो नाउन क्लॉज वो भी है, जब ऐसा केस हो तो उसमें आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए और उसके साथ वो टैग कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आ जाइए। द मैन एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड वर्ब है, V2 है, द मैन इसका सब्जेक्ट है। अच्छा, द मैन एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन किया, व्हाट नहीं, ही हैड सीन देयर नहीं, पूरा व्हाट ही हैड सीन ये एक्सप्लेन किया है। तो अब ये जो नाउन क्लॉज है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। सो अब आपको इसको बनाना है, ये पूरी क्लॉज ही इस एक्सप्लेन्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए, अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसा केस आ जाए कि जिसमें एक क्लॉज ही पूरा ऑब्जेक्ट हो किसी वर्ब का, तो उस केस में आप
इट एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज करिए। सो आप इट का यूज करिए, इट एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज करिए और इसी जो मेन वर्ब है एक्सप्लेन, जो मेन वर्ब है उसको ही आप पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। इट वॉज एक्सप्लेन्ड, इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द मैन, बाय द मैन। अच्छा, आपने इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसके लिए यूज किया है? ये जो नॉन क्लॉज लिखी हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो नॉन क्लॉज लिखी है इस नॉन क्लॉज के लिए ही तो इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया है। ठीक है, सो जब आपने इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस नॉन क्लॉज के लिए, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिवल नेचर शो कर रही है, एक्सप्लेन वर्ब के लिए किया है, तो वहां पर जब आपने कर लिया, अब आप पूरी नॉन क्लॉज को एज इट इज उतार दीजिए। व्हाट ही हैड सीन देयर। समझ में आया ये कैसे किया? फिर से एक बार सुन लो। एक्सप्लेन वर्ब, यहाँ पर दो आस्क वर्ब के दो ऑब्जेक्ट थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो हमारी नॉन क्लॉज थी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन था। जब हालांकि दो ऑब्जेक्ट है, डाई ट्रांजिटिव है, तो उस केस में जब हमारे पास नॉन क्लॉज एक ऑब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो, इन सच केसेस हम सिर्फ जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन को ही पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं और बाकी जो नॉन क्लॉज लिखी हुई है उसको लास्ट में टैग कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कैसा है फिर? अगर ऐसा है कि जब ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी नॉन क्लॉज ही सिर्फ किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस नॉन क्लॉज की जगह पर पैसिव में हम इट एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं और जो मेन वर्ब है उसका पैसिव बना देते हैं और फिर इट जिस क्लॉज के लिए हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया है उस क्लॉज को हम लास्ट में एज इट इज उतार देते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भैया कोई सोचता होगा कि हाँ कोई अलजेब्रिक फार्मूला किससे अच्छा बनता है कि ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, वो अच्छे लगते हैं ना, एक मिनट में फ़ौरन लगाया फार्मूला, खटाखट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं चलने वाला, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, अब छोटे क्लासेस में तो होनी है कि वो अलजेब्रिक फार्मूला लिख दें और फिर अलजेब्रिक एक फार्मूला रूल बना दो, वो रूल 3 पे तो अप्लाई होगा और 5 पे जो है वो नहीं होगा। कॉमन सेंस, सब इंटेलिजेंट हो, सब लोग फर्स्ट रैंक लेके आओ, मज़ा आ जाएगा। मैं तो सबको बोलता हूँ फर्स्ट रैंक लेके आओ, अभी ला भी सकते हो, इतना ही सब तो नहीं ला सकते लेकिन टॉप में तो आ ही सकते हो, आप मेहनत करोगे तब। एनीवे, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ही अनाउंस्ड दैट ही वुड नॉट गो देयर. ही announced that he would not go there. He announced that he would not go there. अच्छा, फिर से अब आप देखो, announced जो है वो मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है. He announced what? He announced. that तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा. he would not go there, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी that clause, he announced what? that he would not go there. so ये पूरी की पूरी clause, ये noun clause है यहाँ पर, ये clause ही उसका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, जब हमने बताया कि जब एक क्लॉज ही पूरा ऑब्जेक्ट हो किसी वर्ब का, और जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इट को एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करिए और मेन वर्ब का पैसिव बना दीजिए. ऑल राइट, सो हम इट लिख लेते हैं. इट अभी अनाउंस्ड है, वाज अनाउंस्ड हो जाएगा. इट वाज अनाउंस्ड, इट वाज अनाउंस्ड. शायद हम दूसरा वाला यूज नहीं कर रहे. इट वाज अनाउंस्ड. अच्छा, अब उसको बाय हिम कर देंगे. बाय हिम, इट वाज अनाउंस्ड बाय हिम. ठीक है, अब जब आपने इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस क्लॉज के लिए यूज किया है, so you have to write that clause here. It was announced by him that he would not go
देयर। देखो हम आपको बताएं, ये सारी चीज़ें जो आपने पहले का पीछे जितना पढ़ा हुआ है वो सब अप्लाई होता है, ये कॉमन एरर्स हैं, सब अप्लाई यही होता है। अगर पहले का अच्छे से पढ़ा होगा, वर्ब अच्छे से पढ़ा होगा, नाउन प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा होगा, तब तो आपके समझ में आता होगा, अदरवाइज तो तोते उड़ जाएंगे और मैं आपको कोई वो गोली तो दूंगा नहीं, वो वाली क्या बोलते हैं उसको, फार्मूले के फॉर्म में कि वो फार्मूला लगाओ और खटाक से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस समझ में आ गया? ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। कमल विल बिलीव व्हाट यू विल टेल हिम। कमल विल बिलीव व्हाट you will tell him. Anyway, Kamal will believe what you will tell him. Will believe ये मेन वर्ब हो गई, इसका ये what you will tell him पूरा का पूरा जो नाउन क्लॉज है वही ऑब्जेक्ट है इस बिलीव वर्ब का। किसी को सर बार बार मैं क्लॉज बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेना, जैसे ही मेरा नंबर आएगा तो मैं फॉरेन क्लॉज भी पढ़ा दूंगा, क्लॉज। ठीक है, एनीवे थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाएगा आपको व्हाट का आंसर है। कमल बिलीव व्हाट को तो नहीं करेगा, यू को भी नहीं करेगा, पूरा का पूरा व्हाट यू विल टेल हिम ये इसका ऑब्जेक्ट है बिलीव वर्ब का, तो ये नॉन क्लॉज है। नाउन प्रोनाउन या फिर नॉन क्लॉज ही किसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर क्लॉज ही ऑब्जेक्ट है, तो उस ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो मेन वर्ब होती है उसका ही पैसिव बना देते हैं बाय यूजिंग इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ऑल राइट, सो लेट्स राइट इट हियर। इट विल, अच्छा विल है मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर बिलीव्ड हो जाएगा, ये समझ में आ गया, ये तो हमने अभी बताया। इट विल बी बिलीव्ड, ठीक है, बाय कमल। समझ में आ गया कैसे विल बी बिलीव्ड क्यों कर दिया। इट विल बी बिलीव्ड बाय कमल व्हाट यू विल टेल हिम। What you will tell him। इतना समझ में आ गया आपके? समझ में आ रहा है? ये सब इंपॉर्टेंट, इन सबको अगर अच्छे से दो बार कर लोगे तो फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एक्टिव पैसिव का जो नहीं होगा। तुमने बदले हमसे गिन के लिए क्या तुम्हें दिन के लिए क्या पसीना आज बहुत आ रहा है। ठीक है, परस्पिरेशन बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड पसीने के लिए परस्पिरेशन है, परस्पिरेशन। ठीक है, जिसने बायो पढ़ी होगी तो पता है परस्पिरेशन। जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, ठीक है, ठंडी हो जाती है, उसकी वजह भी होती है लेटेंट हीट और वेपराइजेशन वो लेके उड़ जाती है, तो ठंडा हो जाता है। एनीवे तो हमें क्या करना आंख से। अब आप ये देखिए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद दो क्वेश्चंस और होंगे। दे वॉन्ट everyone to follow them। अब आप देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दें। दे वॉन्ट everyone to follow them। अब आप देखें, दे वॉन्ट, इस वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बताओ, एवरीवन है? नहीं भाई, वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट एवरीवन थोड़ी है। दे वॉन्ट एवरीवन नहीं, दे वॉन्ट टू फॉलो नहीं, बल्कि ये पूरा एवरीवन टू फॉलो देम, ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है। ना वो एवरीवन को चाहते हैं ना टू फॉलो चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि एवरीवन, हर कोई उनको फॉलो करे। तो ये एवरीवन ये पूरा एवरीवन टू फॉलो देम, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? वो सिर्फ यहाँ पर एवरीवन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एवरीवन को नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि एवरीवन फॉलो करे उनको, ना सिर्फ वो टू फॉलो को चाहते हैं। तो अब इस केस में कैसे करेंगे? अच्छा,
फिर से ये पूरी क्लॉज हो गई, तो आप इसी का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिखिए, इट इज वांटेड बाय देम। हालांकि देखो आप अगर तोड़ेंगे तो एवरीवन को कर देंगे ऑब्जेक्ट, ये ऐसा नहीं है, ये एवरीवन ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ वांट का, वो एवरीवन को नहीं चाह रहे हैं, बल्कि एवरीवन, हर कोई उनको फॉलो करे, ये चाह रहे हैं वो। तो इट इज वांटेड बाय देम, ठीक है। अब आप दैट कंजंक्शन लिखिए, इट इज वांटेड बाय देम दैट एवरीवन, इट इज वांटेड बाय देम दैट, क्योंकि अब वो पूरी क्लास उतारनी है, इट इज वांटेड बाय देम दैट एवरीवन फॉलो देम। सर एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, फॉलोज होना चाहिए या फिर टू फॉलो होना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। अगर किसी के दिमाग में अगर ये वाली बात आ गई ना, बहुत मेरा गुस्सा आ जाएगा मुझे। फिर से सुन लो, ये वांटेड मूड पढ़ाया हमने आपको, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, डिजायर्स वगैरह। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की भी V1 फॉर्म यूज होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिंगुलरिटी एंड द प्लुरलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। दो एवरीवन इज सिंगुलर इन नेचर, लेकिन उसके बावजूद भी हमें फॉलो ही लिखना है। क्यों? कि वो मूड है, यहाँ पर उनकी वांट है, विश है। अब जरूरत हो रही है कि अगर मैं ही चाहता हर कोई मुझे फॉलो करे, तो जरूर नहीं है कि हर कोई फॉलो ही करे, ये तो मेरी विश है। और विशेस को आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में एक्सप्रेस करते हो, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हम वर्ब की V1 फॉर्म यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो टू फॉलो मत कर देना, फॉलो हो जाएगा। जिसके भी दिमाग में ये वाली बात आई थी तो एक बार जाके मूड पढ़ लेना, ठीक है? समझ में आ गया? ऑल राइट, सो नाउ दिस इज द पेनल्टीमेट क्वेश्चंस। उसके बाद टाटा बाय बाय, भूख लग रही है। तुमने बदले हमसे जिंदगी के लिए, क्या तुम्हें चाहा था? अच्छा, फिर से लिख देता हूं एक बार उसको। दे वॉन्ट everyone to follow them। ठीक है, तो ये बनाया हमने क्या, एवरीवन, उसको एवरीवन टू फॉलो देम, वो पूरा का पूरा क्लॉज था, तो उसको हमने इट एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर दिया। इट वॉज वांटेड बाय देम, दैट क्लॉज का यूज करके एवरीवन फॉलो देम, दैट क्लॉज का यूज किया, वो उतार दिया। अच्छा, इसको एक तरीके से हम और बना सकते हैं, कोई बताएगा? फिर से सुनो, हमने क्या बताया था? अब आप इसमें देखिए, एवरीवन को तो नहीं लिख सकते, इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी आप पैसिव बना सकते हो। किस तरीके से? अब आप एक देखो, दे वांट एवरीवन टू फॉलो देम, ये टू फॉलो, इसका ऑब्जेक्ट ये देम है। मैंने आपको भी बोला कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उन वो भी सेमी वर्ब्स होती हैं, हालांकि नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला नेचर शो करती हैं, लेकिन वर्ब्स हैं तो वो भी सेमी वर्ब्स हैं, तो उनका भी अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, होते हैं हम, लेकिन उन पार्ट्स को इतना ध्यान नहीं देते, कि हमारे दिमाग में एक बात ये आ जाती है कि नॉन फाइनाइट मतलब वर्ब की ऐसी फॉर्म जो कि नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का नेचर शो करे। भैया जब वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर वर्ब वाले नेचर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या होते हैं, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट के अपने खुद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि टू फॉलो है, तो टू फॉलो जो है इसका
अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, टू फॉलो का ऑब्जेक्ट क्या है, देम है। अच्छा, और आप देम देखो, देम कोई और नहीं है, देम दे ही है, वो ही तो चाहते हैं कि हर कोई उनको फॉलो करे। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब वांट का तो हम नहीं बना सकते, तो इस टू फॉलो, इसका भी तो पैसिव बना सकते हैं टू फॉलो का, क्योंकि इस टू फॉलो का जो ऑब्जेक्ट है वो देम है और देम जो खुद है वो दे ही है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे वांट, वांट को ऐसे लिखने रहने दिए, दे वांट। अब इस इन्फिनिटिव का हम पैसिव बना सकते हैं, जब इन्फिनिटिव का पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे वांट टू बी फॉलोड, दे वांट टू बी फॉलोड। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में लगभग 34 मिनट्स पहले कि मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। मेन वर्ब क्या है, want, इसका सब्जेक्ट दे, इसके बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब पैसिव फॉर्म में टू बी फॉलोड, इसका सब्जेक्ट भी दे, कॉमन सब्जेक्ट, दे वांट टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। इतना समझ में आ गया कैसे हुआ। तो जब उस केस में पॉसिबल नहीं हो किसी एक का बनाना तो नॉन फाइनाइट का ही बना दिया करो। सो दे वांट टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, तो चाहे अगर आपको ये दिया हो या ये दिया हो, दोनों सही है। ये वाला ज़्यादा बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। फिर से सुन लो, मेन फाइनाइट के बाद लिखी गई मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो कि मेन वर्ब का होता है। समझ में आ गया। तो हमने वहाँ पे नॉन फाइनाइट का बना दिया और ये ऐसे करके हो गया, ठीक। दे वांट टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, कॉमन सब्जेक्ट हो गया, देखो इट वाज वांटेड बाय देम दैट एवरीवन फॉलो देम, और ये भी ठीक हो गया। समझ में आ गया। तो अगर कोई सा भी दे दें, ये वाला भी प्यारा सा है, देखो इसमें एस लगा के दे देंगे वो, और आप लगा दोगे वाह एवरीवन, तो सिंगुलर है, हमने प्रोनाउन में पढ़ा, सर ने पढ़ाया है। और जब मूड नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे पता चलेगा, फिर तोते उड़ जाएंगे। अब एक ये देखो, so this is the last question, after that tata bye bye। he liked others to flatter him, he liked others to flatter him। अच्छा, ही लाइक अदर्स टू फ्लैटर हिम, तो एक तो तरीका हमने बताया कि इस, पहली बात तो आप ये देखो, लाइक का ये जो अदर है, ये इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अदर को लाइक नहीं करता ना, वो टू फ्लैटर को लाइक करता है, बल्कि पूरा का पूरा लाइक करता है कि अदर्स उसको फ्लैटर करें, पूरा का पूरा। तो एक तो मैं तरीका बताया, अगर ऐसा हो, ये क्लॉज दिया हो, तो उस केस में आप वही वाला तरीका इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करिए, मेन वर्ब का पैसिव बना दीजिए। सो ऑलराइट, पहला वाला तरीका सिंपलेस्ट, it was liked by him, it was liked by him, ठीक है। फिर दैट क्लॉज का यूज करिए, दैट अदर फ्लैटर देम, अदर्स फ्लैटर देम, ठीक है, अच्छे से लिख दें, अदर्स फ्लैटर देम। फिर देख लो, ये मत सोचना कि अरे सर मेन वर्ब तो जो है वो मेन क्लॉज तो पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, तो हमें यहाँ पर फ्लैटर्ड कर दें, आपको वो फ्लैटर्ड करके दे देंगे। अगर मूड नहीं पढ़ा है किसी ने तो वो तो गुनाह कर देगा, मूड पढ़ लेना। सो यहाँ पे फ्लैटर होगा, उसने लाइक किया, आप जरूर थोड़ी कि हर कोई इसकी खुशामद करे, फ्लैटर करे। सो इट वाज लाइक बाय हिम दैट अदर फ्लैटर हिम, ये मूड है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ऑल राइट। फिर हमने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं, नॉन फाइनाइट भी वर्ब्स होती हैं, सेमी वर्ब्स होती हैं, दे कैन हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एज वेल, ठीक है। अब आप देखो टू फ्लैटर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, आप इसका हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और हिम कोई और नहीं, ये ही है, हिम कोई और नहीं, ही है। और अभी मैंने आपको बताया
कि मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर तो एक बार तो आपने मेन वर्ब का बना दिया तो वो पूरा हो गया। अब एक नॉन फाइनाइट का भी तो आप बना सकते हैं, ये भी तो वर्ब है, इसका भी आप पैसिव बना सकते हैं। तो ऑलराइट, हम इसको बना देते हैं। तो अब उसको लाइक को आप ऐसे ला के रहने दीजिए, ही लाइक्ड। अच्छा, ही लाइक जब आपने कर दिया तो अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो आप टू बी फ्लैटर्ड कर देंगे, ही लाइक टू बी फ्लैटर्ड, ही लाइक टू बी फ्लैटर्ड। मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। इसका सब्जेक्ट भी है, इसका सब्जेक्ट भी है। ही लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय अदर्स, बाय अदर्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पैसिव में जो है एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट नहीं। और कहीं कहीं हम सब्जेक्ट को मिस भी कर देते हैं। क्यों? जहाँ पर बात बहुत ऑब्वियस सी होती है वहाँ पर हम सब्जेक्ट को मिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। साफ से नहीं दिख रहा आप लोगों को, फिर बोलोगे। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, और एक यहाँ लिखा हुआ ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड। तो दोनों ठीक हैं, समझ में आ गया। जब अरेस्ट किया गया है तो ऑब्वियसली बात है पुलिस ने अरेस्ट की है, तो इस केस में जब जो डूअर है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो, तो इन सच केसेस वी डू नॉट नीड टू राइट द डूअर विद बाय प्रीपोजिशन। तो ही वॉज अरेस्टेड, इसका ऑब्वियसली बात है जो डूअर होगा वो पुलिस से होगा, तो उस केस में हम वो नहीं लिखते हैं। तो अब आप इसको देख लें, ही लाइक टू बी फ्लैटर्ड, अगर बाय अदर्स नहीं लिखा होगा तब भी कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, क्योंकि पैसिव में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है ना कि सब्जेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट। नहीं, अभी कितने हो गए? 20 क्वेश्चंस हो गए, स्टिल 40 आर देयर जो हम करेंगे। सो 2 लेक्चर्स में और हो जाएगा कंप्लीट, और तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। टाटा, बाय बाय।